मेरा नाम नरेश सिंह सिकरवार, ग्राम नदगांवली, जिला मुरैना, थाना बागचीनी, तहसील जौरा। तो आपके इस गांव में अगर हमें आना चाहें तो किस तरीके से, ग्वालियर से मुरैना से किस तरीके से होकर हम आएंगे? ग्वालियर से मुरैना, जी मुरैना से बागचीनी के लिए जी बस जाती है। जी मुरैना से तकरीबन 22-24 किलोमीटर बागचीनी है। जी बागचीनी से 7 किलोमीटर मेरा गांव नदगांवली है। जी मेरे गांव के पास 2.5 किलोमीटर दूरी चंबल नदी क्वारी नदी बहती है। जी और पास में मोंजना है, जी नदी के उस पार जी खटौरा गांव है। जी। तो नदी के उस पार भी मध्य प्रदेश की सीमा ही लगती है? नदी के उस पार मध्य प्रदेश की सीमा है। जी। सीमा का निर्धारण चंबल नदी से हुआ है। अच्छा अच्छा। तो चंबल नदी के इस तरफ जो आपका क्षेत्र है, चंबल नदी के इस तरफ एमपी है, चंबल के उस तरफ राजस्थान है। अच्छा, तो क्वारी नदी जो है वो आपका अभी जो आपके गांव के पास से क्वारी नदी निकल रही है, हाँ। तो ये चंबल से किसी तरीके से मिल रही है या उससे निकल रही है, किस तरीके से, क्या नहीं, आगे चल के चंबल में मिल जाती है? जी, जी। इतना कंफर्म में नहीं बता सकता क्योंकि भौगोलिक स्थिति उस अपने क्षेत्र से आगे की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो थीं, जब हम बात करते हैं कि चंबल की दस्यु समस्या की, या हम बात करते हैं बागियों की, डाकुओं की, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम अमूमन जो है चंबल के साथ में जुड़ा हुआ देखते हैं। तो चंबल के साथ जो इसलिए जुड़ा हुआ है कि चंबल का बेहड़ दस्युओं के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिति में है। उनके लिए बहुत माफिक होता है, छुपने के लिए, रहने के लिए, पानी की सुविधा चंबल के पानी चंबल नदी से मिलता है, खाने की व्यवस्था आसपास मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। इसलिए वो चंबल दस्युओं के लिए एक सुरक्षित ठिकाना है। जी इसलिए चंबल को दस्युओं से जोड़ा गया है। जी। तो आपके परिवार में या रिश्तेदारियों में भी ऐसी कुछ परिस्थितियां रही हैं कि लोगों को जो है हथियार उठाने पड़े? हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये कहना सही है कि सामाजिक परिस्थितियां ऐसी बना करती थीं कि लोगों को प्रतिकार के लिए प्रशासन का क्योंकि सहयोग नहीं रहता था तो खुद ही अपना न्याय करना पड़ता था? क्या ये सत्य है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। ये जो आपको ये जानकारी दे रहे हो, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि उस समय शासन प्रशासन का जो लाभ मिलना चाहिए, आज के समय में जो मिलता है जल्दी, उस समय इतना जल्दी नहीं मिल पाता था। तो उसके प्रतिकार के लिए, उनको अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए खुद ही प्रयास करना पड़ता था। जी। तो आपके गांव में या आपके रिश्तेदारों के गांव में ऐसी क्या परिस्थितियां बनी थी कि उनको, पहले उनका थोड़ा सा परिचय दीजिएगा कि वो कौन लोग थे और किन परिस्थितियों में बस उनको जो है वो हथियार उठाने पड़े थे, और ये कब की लगभग बात होगी? मेरा जानकारी के अनुसार मेरे जन्म से पहले की बात है। जी 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 क्योंकि मेरा जन्म 1980 का है। जी और उससे पहले तकरीबन 70 के दशक में, जी 65-70 के दशक में, जी वहाँ इतनी न्याय व्यवस्था तो उस समय नहीं इतनी ज़्यादा हुआ करती थी। जी प्रशासन भी थोड़ा ढीला रहता था क्योंकि उस समय इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीकी सुविधाएँ नहीं थी। जी तो वहाँ के परिस्थिति के अनुसार जो व्यवस्थाएं बनती थी वैसे शासन प्रोवाइड करता था, मगर इतनी जल्दी भी नहीं हो पाता था। तो उसके लिए क्या बोलेंगे, हाँ, मजबूरी बस बोलेंगे। लोग अपनी समस्याओं को स्वयं निपटाने की कोशिश करते थे, जो उसमें कानून हाथ में ले भी लिया करते थे लोग। तो आपके जो परिवार से जिन लोगों ने हथियार उठाए थे, तो एक बार उनका नाम बताएंगे, वो कौन लोग थे? हमारे परिवार से श्रीमान मेरे दूर के रिश्ते में बाबा लगते हैं, वैसे तो उनका नाम है
छिद्र सिंह से कारोबार। जी। और ये किस सन की 70 के दशक की बात है? हाँ, 65-70 के दशक की बात। जी जी जी। और उनके साथ भी कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए जो उन्होंने अपने हाथ में बंदूक उठाना पड़ा। ये क्या उनका स्वतंत्र कोई गैंग था या वो किसी के साथ जुड़े हुए थे? उनका स्वतंत्र ज्ञान था। अच्छा, स्वतंत्र था उनका। और इनकी मूवमेंट अधिकतर किस जगह पर थी? उनकी मूवमेंट अधिकतर चंबल के क्षेत्र में रही है। लगभग किस क्षेत्र में, मतलब आपका जो गांव है उसके आसपास के क्षेत्र में या नहीं, हमारे गांव से और भिंड तक का एरिया उनको कवर करता है। अच्छा अच्छा। तो आप जैसा शुरुआत में बता रहे थे कि कुछ समाज विशेष के लोग थे जो उसमें उस समय बड़ा आतंक मचाया करते थे, तो उस परिस्थिति के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या स्थिति थी? उसका समाज जो विशेष था, उनकी संख्या कुछ ज़्यादा हुआ करती थी। अच्छा अच्छा। तो वो अपनी संख्या बल के जरिए हम लोगों को प्रताड़ित करते थे। तो मतलब आप अभी भी उस समाज का नाम जो है वो उल्लेखित नहीं करेंगे? नहीं, क्या है कि अब जिस गांव पे, जिस गड्ढे पे मिट्टी डल के वो एक सा हो गया है, उसको दोबारा कुरेदना नहीं चाहिए। क्योंकि आपने जैसे अभी ऑफलाइन बात करते हुए बताया था कि नहीं, उसका नाम हम नहीं बताएंगे कैमरे के सामने, तो चलिए हम अनुमान के साथ में जो है वो आपसे बात करते हैं इस विषय को लेकर। तो वो जो समाज था वो क्या ज़मीन को लेकर अत्याचार करता था या और दूसरे प्रकार के अपराध करता था? देखो, गांव में जब 4 लोग रहते हैं तो 4 तरह की बातें होती हैं। 4 तरह की बातों के साथ कुछ बातों का विवाद, कुछ ज़मीन का विवाद, कुछ सामाजिक स्थिति का, परिस्थिति का। इस हम लोग सामान्य में आते हैं, सगरवार क्षत्रिय हैं, वो लोग थोड़ा सा निम्न कास्ट में आते थे। तो उनकी संख्या कुछ ज़्यादा होने की वजह से तो वो अपना वर्चस्व दिखाते थे कि हमारी संख्या ज़्यादा है, तुमको हम यहाँ रहने नहीं देंगे। अच्छा, तो क्या आपका जो गांव है और जो सिकरवारी है, यहाँ पर तो आप लोग शायद पुश्तैनी रूप से रह रहे हैं। हाँ। ये तो आप ही का क्षेत्र है, नहीं, तो हमारे क्या क्षेत्र- वो लोग उससे पहले से वहाँ निवास कर रहे थे? क्या परिस्थिति थी, क्या कारण था जो वो इस बात को लेकर जो है एक्चुअल आतंक इस मचाया चीज़ की करते थे? जानकारी, पूरी जानकारी तो मैं बता नहीं पाऊँ, क्योंकि मैंने पिछले 5 मिनट पहले बताया था कि मेरा जन्म से पहले की बात है। जी जी तो जी। जिन लेकिन लोग- आपने सुना होगा कुछ आपके परिवार वालों ने? क्लियरिटी नहीं पता अच्छा। कैसे। लेकिन मतलब कुल मिला के एक ऐसी परिस्थिति थी कि वो सामने वाला समाज जो है वो अनावश्यक रूप से संख्या बल का प्रयोग करके आपको दबाने का प्रयास करता था। तो फिर उसके बाद आपके बाबा ने जो है वो हथियार उठाए और उस अन्याय का प्रतिकार किया। न्याय का प्रतिकार। तो निश्चित रूप से उस समय उन्होंने पहले कानून और राजनीति का भी प्रयोग करने का प्रयास किया होगा, उनसे सहयोग लेने का प्रयास किया होगा। जी प्रयास तो किया होगा, ये तो कयास लगा सकता हूँ। जी। उस समय जितना भी संरक्षण मिलना चाहिए उतना उस समय मिला होगा, जो नहीं मिल पाया हो तभी तो कानून हाथ में लिया। हाथ में लिया, सही बात है। और उसके यह एक सहन शक्ति की सीमा से बाहर कोई काम हो जाते हैं तो आदमी कानून हाथ में ले ही लेता है। तो क्या उसमें उन्होंने कुछ मतलब मर्डर्स वगैरह भी किए थे या ये सिर्फ जो है एक अदावत थी जो चली आ रही है? क्या उन्होंने हथियार उठाए और कुछ लोगों से बदला भी लिया? सुनने में तो आया है कुछ लोगों से लिया। अच्छा, तो उसके बाद क्या परिस्थितियाँ शांत हुई या वो परिस्थितियाँ आज भी जारी हैं? उसके बाद में उनके बाबा के परिवार में जो हमारे बाबा लगते थे, तो उनको मुठभेड़ के दौरान गोली लगी थी अच्छा अच्छा। पैर में। उसका इलाज के लिए बाहर गए थे, वहाँ किसी के मुखबिर के जरिए वो पकड़े गए तो वो उनको फांसी हो गई। अच्छा, उनको फांसी मिली थी। अच्छा, ये 70 के दशक की बात है। 70-80 की। फांसी कहाँ पर हुई थी, किस जेल में हुई थी? ये तो जानकारी में नहीं है। तो मतलब परिवार में किसी और से ये जानकारी मिल सकती है अगर इन केस आप, क्योंकि हमें राइटिंग के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कि उनको फांसी किन परिस्थितियों में हुई थी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि 70 के दशक में और 80 के दशक में कई ऐसे डकैत हुए हैं जो बड़े कुख्यात डकैत रहे हैं और बड़े आपराधिक जो है काम कर चुके थे, उसके बावजूद भी उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाती थी। तो जैसे आप फूलन का उदाहरण ले लीजिए,
इतने अन्याय और अत्याचार करने के बावजूद भी फूलन की सारी सजाएं माफ़ हुई और उनको एक राजनीतिक एक MP तक का जो उनका सफ़र जो है वो जारी हुआ। इसका कारण ये था जी कि ये गिरफ्तार हुए जी मुखबरी के जरिए, जी और फूलन या अन्य जो जिनके आप नाम ले रहे हो, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था। जी सरेंडर की स्थिति में उनको लाभ मिल जाता है, जी और इनको लाभ नहीं मिल पाया। इनको पुलिस ने पकड़ा है, अच्छा अच्छा ओके तो दोनों परिस्थिति समान नहीं है। समझ गया। तो उसके बाद परिवार पे जब ये बागी बने और जब इनको फांसी हुई तो इन दोनों परिस्थितियों में आप क्या देखते हैं कि परिवार की स्थिति क्या थी? परिवार की स्थिति जो पहले थी वो आज है। अच्छा आज और स्थिति दयनीय है। अच्छा इसका विशेष कारण मूल कारण क्या है इसका? मूल कारण ये है कि जो डकैत तो बने, दस्यु तो बने, हम्म, मगर इन्होंने लूटपाट नहीं की। अच्छा अच्छा केवल जिस परिस्थिति में बागी बने उस परिस्थिति को सुधारने के लिए बने, ना कि कमाई करने के लिए। तो ये एक बड़ा लांछन लगता है दस्युओं के ऊपर, बागियों के ऊपर कि ये लोग जो है लूटपाट करने के लिए, अपहरण करने के लिए, अपराध करने के लिए हथियार उठाते हैं। तो क्या सत्यता है? क्योंकि जब हम चंबल क्षेत्र के दस्युओं के जीवन पर जब उन पर नज़र डालते हैं और यमुना पट्टी के डकैतों पर नज़र डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ एक आपराधिक कैरेक्टर जो है वो डकैतों के साथ में जुड़ा हुआ है। लूट, अपराध, ये प्राथमिकता रही है उनकी। लेकिन जब हम भिंड मुरैना क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ अधिकतर जो है वो किसी प्रकार के प्रतिकार या आन या बान के लिए जो है आदमी हथियार उठाता है। तो क्या ये बात सत्य है? सर, आपका कहना सत्य है। चंबल क्षेत्र के जो डकैत हुए वो आपराधिक नहीं थे। वो लोग अपने मान सम्मान की रक्षा के खातिर हथियार उठाए उन्होंने। अब कमाई या लूटपाट करके अपना घर बनाना, ये उनकी प्रवृत्ति नहीं रही। चंबल क्षेत्र के ज़्यादातर डकैतों में आपने देखा होगा कि वो दो बात बोलते थे, हाथ का सच्चा और लंगोटी का पक्का। अच्छा, इसका आप थोड़ा मतलब समझाएंगे? हाथ का सच्चे का मतलब है कि जो बात बोल दो वो अपने काम, मतलब उस काम के लिए सजग रहना। लंगोटी का पक्के का मतलब है कि त्रिया की तरफ आंख नहीं उठाना, और जहाँ तक हम स्त्री की तरफ आंख नहीं उठाना। तो ये जो हम देखते हैं चंबल क्षेत्र में हमें 80 के दशक तक तो ये जो नैतिकता थी ये देखने को मिलती है। ये नैतिक बात है। जबकि यमुना पट्टी में जो है, जो वहाँ के डकैतों को हम देखते हैं तो उनका आचरण हमें कभी बहुत उच्च आचरण नहीं मिला। तो ये जो आप कहावत बता रहे हैं ये इस क्षेत्र के लिए 80 के दशक तक तो बड़ी मायने रखती है। लोग बाग जो है हम देखते हैं कि वो नैतिकता के आधारों पर जो है सटीक खड़े उतरते हैं। लेकिन 90 के दशक में हम एक गिरावट देखते हैं। तो क्या अब आपका ये मानना है, आपका ये स्वयं का अनुभव रहा है कि नैतिकता जो है 50, 60, 70, 80 के दशक तक तो चंबल के भीड़ों में रही, उसके बाद 90 के दशक से जब से ये गडरिया गैंग और गुजर गैंग आए तब से इन्होंने उस 90 के दशक में क्या हुआ कि इनका आपस में कम्युनिकेशन बढ़ गया। यमुना पार तरफ के डकैतों से और इधर के डकैतों से इनका कम्युनिकेशन बढ़ गया। वैचारिक आदान प्रदान होने लगा। वैचारिक आदान प्रदान होने की वजह से इनकी मानसिकता में गिरावट आ गई। जबकि 70-80 के दशक में हर गैंग का एक मानसिक वैचारिक पैरामीटर्स हुआ करते थे। अब जब वैचारिक आदान प्रदान हुआ तो पैरामीटर्स में गिरावट आना चालू हुई। इसीलिए क्राइम का ग्राफ बढ़ गया। यानी ये जो बदला लेने के लिए हथियार उठाने की प्रवृत्ति 70-80 के दशक में हम देखते हैं वो बाद में आपराधिकरण में परिवर्तित होती है। हाँ, उसके बाद में आपराधिकरण में और कमाई के उद्देश्य से होने लगे। तो मैं वापस पलट के अपने उस प्रश्न पे आऊँगा कि जब उन्हें फांसी हुई तो उसके बाद आपने बताया कि घर की परिस्थिति जैसी पहली थी वैसे ही आज भी है, बल्कि और दयनीय हो चुकी है।
क्योंकि उन्होंने कमाई के लिए हथियार नहीं उठाए थे, एक परिस्थिति से बदला लेने के लिए उन्होंने हथियार उठाए थे। उस समय गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके गांव में जो युवा थे या जो और जो एक पूरा परिवेश था, तो क्या विचार आप युवाओं, आपसे पहले की पीढ़ी के जो युवा थे, उसके बाद आप 80 के दशक में आए तो आपकी भी कुछ मानसिकताएं बनी होंगी, तो एक डकैत, एक बागी को लेकर आपकी क्या मानसिकता, गांव के लोग क्या सोचते थे उस समय? सवाल को दोबारा समझ। जी, तो असल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए चंबल के क्षेत्र में डकैतों का एक बड़ा नाम रहा, मीडिया ने उसे बहुत ज़्यादा दिखाया, बढ़ा चढ़ा कर बताया, तो आसपास के गांव के बच्चों के रोल मॉडल बन जाया करते थे डकैत, कई बार ये देखने में मिला है। और रोल मॉडल बनने का कारण एक था जी, कि डकैत बनना आसान है, मगर उनका ध्येय, ध्येय से मतलब उद्देश्य क्या है? कमाई है, कमाई रोल मॉडल नहीं बनती, उनका ध्येय क्या है? तो आप लोग जब गांव में रहा करते थे उस समय 80 और 90 के दशक में, तब ये डकैतों से या बागियों से जुड़ाव जो है उसको आप एक गर्व की तरह देखते थे या एक बड़ी सामान्य सी बात थी? अब इसको ना गर्व बोलेंगे ना सामान्य बोलेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति कानून की नज़र में अपराधी है उसको कभी इज्जत की नज़र से देखा नहीं जाता। क्या आपके बाबा ने जब हथियार उठाए उसके बाद क्या गांव में कोई प्रचलन चला एक आध दशक तक कि और भी लोग हथियार उठा रहे हैं? नहीं, हमारे गांव से 2 लोग निकले थे, चिद्दा और माखन नाम से। जी, यही 2 लोग रहे। माखन सिंह सिकरवार हाँ। जिनकी बात करें। जी ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जी माखन सिंह बाबा ने तो सरेंडर कर दिया था, तो वो भी पिछले 4 साल पहले या 5 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। स्वतः मृत्यु को प्राप्त हुई, जी, मगर उनको पकड़ लिया था तो वो उनको फांसी दी। फांसी दी। तो आज जो परिस्थितियाँ हम देखते हैं आपके क्षेत्र में, तो आज जो युवा है, जैसे कई क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है कि डकैतों के साथ में अपने नाम का जुड़ना लोग बाग बड़े गर्व के साथ में प्रदर्शित करते हैं। तो उसका कारण है कि राजनीतिक संरक्षण मिलना। डकैत क्या है? डकैत एक अच्छी पदवी नहीं है, अच्छी सोच नहीं है। केवल मेरी नज़र में ये मानना है कि जिस समय उनके साथ जो प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति थी उसको उसमें सामंजस्य बिठाना था, इसलिए उनको डकैत बनना पड़ा। अगर उनके साथ अच्छी परिस्थिति होती तो उनको काहे को हथियार उठाना पड़ता, काहे के लिए जंगलों में घूमना पड़ता, क्यों एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा होती। डकैत अच्छी चीज़ नहीं है, मगर आज की जो जनरेशन अगर अपना नाम उनके साथ जोड़कर गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो मेरी नज़र में गलत है। क्योंकि कानून की दृष्टि में जो गलत है वो गलत ही रहेगा। बाहुबली बनना एक चीज़ अलग है, एक सामाजिक प्रतिष्ठा पाना बात अलग है। हम ये देखते हैं कि कई बार लोगों को हथियार उठाने के लिए कानून और राजनीति की लचर व्यवस्थाएं जो है बड़ी जिम्मेदार होती हैं। ये आपका कहना सत्य है। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि कोई यदि कानून की नज़रों में गलत है तो उसे गलत माना जाए, क्या ये बात जस्टिफाइड रहेगी? मैं किसी की जस्टिस को मैं चुनौती नहीं देता, मैं अपनी नज़र में बोलता हूँ कि ये चीज़ गलत है। क्या आपने कभी ऐसा अपने परिवेश में सुना कि दस्युओं का प्रयोग करके राजनीतिक लोग अपना सिक्का चमकाने का प्रयास करते थे? हाँ, कई बार ऐसा देखने में आया। तो ये शायद 70, 80 और 90 के दशक का एक बड़ा कॉमन कैरेक्टर था ग्वालियर चंबल संभाग का, कि यहाँ डकैतों के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए मोल्ड किया जाता था कि ये तो एक दहशत का माहौल पैदा करके अपना राजनीतिक सिक्का चमकाना होता है। ये चीज़ गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि
जो गलत है उसको गलत ही रहने दो, उसको अच्छा ना बनाए। आज शिवदा सिंह जी और मलखान सिंह जी के परिवार में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, आप लोगों के और भी भाई होंगे और भी रिश्तेदार होंगे, तो आज उनका सामाजिक स्तर कैसा है और उनका शैक्षणिक स्तर विशेष रूप से कैसा है? देखो, जितनी मेरी जानकारी में है, सामाजिक स्तर तो सम है, शिक्षा स्तर भी सम है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। तो जैसा आपने बताया कि माखन सिंह जी ने जो है वो सरेंडर किया था, तो सरेंडर करने के बाद क्या माखन सिंह जी को शासन की तरफ से कोई विशेष सुविधा प्राप्त हुई? और आज जो है उनके पीढ़ियों का, उनके बच्चों का, यानी आपके भाइयों का और बाकी जो रिश्तेदार हैं, उनका सामाजिक स्तर और शैक्षणिक स्तर कैसा है? सामाजिक स्तर तो सम है, शैक्षणिक स्तर भी सम है। हाई स्कूल इंटर, जिससे इसको ये अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है। और सामाजिक स्तर और शैक्षणिक स्तर तो सम ही है। और इसके बाद में कोई खास उनके परिवार में बदलाव नहीं है। नहीं आया। पर यह है कि बस जो स्थिति पहले थी वो स्थिति से भी ज़्यादा दयनीय स्थिति है। कोई अच्छी खास स्थिति नहीं है, परिवार की स्थिति बहुत ही। तो शासन ने उनको किसी प्रकार की मदद दी या सुविधा दी? शासन ने माखन बाबा को तो दी। जैसे मतलब ज़मीन वगैरह दी होगी? ज़मीन दी थी, ठीक है। थोड़ी बहुत हथियार रखने की भी छूट दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं, केवल एक जीवन यापन के उद्देश्य से बस। तो इसके और छिद्दी सिंह के लिए कोई सहूलियत, उनको तो फांसी हो गई थी। उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। उससे आज की स्थिति ये है कि आज है कल को नहीं। अच्छा। तो ये एक आपने बताया कि उनके परिवार में आज जो है वो किस प्रकार से मतलब जो परिस्थितियां हैं वो जन्मी हैं। आपको नहीं लगता कि अगर शासन या प्रशासन ने उन मूल मुद्दों की तरफ ध्यान दिया होता जिस कारण वो डकैत बने, तो आज उस क्षेत्र में सुधार और होता? हाँ, शासन प्रशासन ने उस समय अगर ये स्थिति पैदा नहीं होती तो ये स्थिति आज की नहीं होती। और उस समय जो व्यवस्थाएं थी उसमें थोड़ा सा बदलाव होना जरूरी है। बदलाव तो हो रहे हैं समय अनुसार, मगर होना चाहिए उतना नहीं। तो आज आप अपने क्षेत्र की परिस्थितियों पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि आज शासन प्रशासन को बहुत आवश्यकता है कि क्योंकि इस क्षेत्र से भारतीय सुरक्षा जो हमारी जो यूनिट्स हैं, जो आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस है, उसको इस क्षेत्र से बहुत लोग जो हैं वो जाकर अपनी सेवाएं देते हैं और बड़ा बल मिलता है। तो आपको नहीं लगता कि चंबल क्षेत्र की तरफ विशेष रूप से ये जो प्राचीन जो लड़ाकू जो या योद्धा जो समुदाय रहे हैं या वो क्षेत्र रहे हैं, तो उनकी तरफ थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, जिससे इनकी शासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है इधर की। आर्थिक स्थिति इसलिए नाजुक है क्योंकि परिवार बढ़ रहे हैं और टूट भी रहे हैं। टूट किस लिए रहे हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बढ़ इसलिए रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ना ये तो स्वाभाविक क्रिया है। सही बात। और संख्या बढ़ रही है तो समस्याएं बढ़ेंगी, तो उस हिसाब से संसाधन नहीं बढ़ रहे। तो आज के युवा को आप कैसे देखते हैं? क्या अब जैसे पहले 80-90 के दशक तक युवाओं में डकैतों को लेकर बड़ा क्रेज़ हुआ करता था, आज वो पढ़ाई लिखाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान उनका आ चुका है, तो आपको क्या लग रहा है कि परिवर्तन आ रहा है? आज की जनरेशन में पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूकता तो है, और
आपराधिक गतिविधियों से भी दूर हैं, मगर शासन को चाहिए कि उनको एक दिशा दे दी जाए। अगर दिशा दे दी जाएगी तो वो आपराधिकता को ना अपनाते हुए समाज और देश के प्रति करेंगे। सही बात। जिस समाज का आप जिक्र नहीं कर रहे, जो पहले उत्पात मचाकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करता था कि आप लोगों को हथियार उठाने पड़ते थे, क्या आज वहाँ संतुलन है या आज भी वहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ उनके द्वारा की जा रही नहीं, हैं? आज तो उनके यहाँ इतना कोई है नहीं। अच्छा अच्छा। जिस कारण से हथियार उठाए गए थे वो कारण ही नहीं है अब। सही बात। तो ऐसी परिस्थितियाँ अब दोबारा नहीं है। नहीं जन्मेंगी। ठीक है। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। तो आपकी अनुमति से हम इन सभी जो भी आपसे बातचीत हुई है, इन सभी तथ्यों को अपने लेखन में प्रयोग करेंगे। तो जहाँ भी हमें आवश्यकता महसूस होगी तो आपसे हुई बातचीत के रेफरेंस हम उसमें लेंगे और आपका नाम रेफरेंसेस में हम डालेंगे। तो आपकी अनुमति है इसके लिए? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।